वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस में कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, ठीक है, वो भी लिखित टाइप की परीक्षा में। तो लिखित क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का ये पेपर है, तो आपको दिखाने का प्रयास करूंगा ताकि आप आसानी से जो है समझ सकें कि आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे प्रश्न आने वाले हैं लिखित टाइप की परीक्षा में। अधिकतर विश्वविद्यालय जो है लिखित टाइप की परीक्षा करवाते हैं, तो उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको इसमें बताने का प्रयास करें कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का एक मैं मॉडल पेपर दे दूंगा, और उस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेंगे, और इससे पहले एक लिखित मॉडल पेपर, एक ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, और एक ऑब्जेक्टिव का जो मॉडल पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर हुआ था महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है उसका, तो उसका क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया। नहीं कि इस प्रकार से दो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपके हो गए हैं, ठीक है। तो जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर लगा हुआ है डीडीयू का, वो जा करके वो देख लेंगे दो क्वेश्चन, मतलब कि एक तो मॉडल पेपर जो मैंने बनाया है, और एक वह वीडियो जो कि आपको एक प्रकार से महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो है उसका क्वेश्चन पेपर जिसमें 75 प्रश्न पूछे गए थे उसको सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो लगभग आपका 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे इस प्रकार से। तो आप आसानी से उनमें से 40 प्रश्न आपके डीडीयू वालों फंस जाने हैं, और भी विश्वविद्यालय के इसी तरीके से फंस जाएंगे। तो आप उन दोनों वीडियोस को प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर है सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का 2022-23 का एग्जामिनेशन है। मेजर जो है कोर्सेज का ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये आपके पेपर का नाम है। टाइम आपको 3 घंटे का दिया था लिखित में, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 यानी 75 नंबर का होता है। नोट आपसे बोलेगा कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से आपको निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेक्शन ए यानी खंड आ की बात कर ली जाए तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की है तो 10 की संख्या में आपसे समक्ष होंगे, और 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होगा। एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 10 प्रश्न करने पर 20 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय से प्राप्त होंगे। चले, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपसे नोट कर रहा है कि अटेम्प्ट प्रश्न बड़ा ही एक प्रकार से यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको हल करने के लिए आपसे निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी इन सभी प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। इसी श्रृंखला में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, यानी आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, ईडब्ल्यूएस के बारे में आपको बताना था, ठीक है, जो सवर्णों को मिला है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना था, सभी लोगों को पता होगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे पूछा गया था राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भी अब मौलिक अधिकार कर दिया गया है, तो ये भी बड़े यहाँ प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आर्टिकल 356 यानी 356 के बारे में। आर्टिकल 352 और 356 और 360 ये जो है राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित है। एक राष्ट्रपति शासन का है, एक आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल का है, और एक वित्तीय आपातकाल का है। क्लियर, तो ये चीज़ आपकी हो गई। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको 50 शब्द लिखना था। बड़ा अच्छा प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका था यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। बहुत डिबेट आपने देखी होगी टीवी पर इसकी, समान नागरिक संहिता की, ठीक है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यानी कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में आपको बताना था। 2019 में ही आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को एक प्रकार से आपको पता होगा जो धारा 370 पहले वहाँ पर काम करती थी उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो इसका इस जो है अधिनियम पर थोड़ा चर्चा करनी थी आपको 50 शब्दों में। अगला प्रश्न है आपका सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता पर आपको चर्चा करनी थी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कोऑपरेटिव फेडरेशन, यानी सहकारी संघवाद क्या है, इस पर भी मैंने चर्चा करी है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए थे। और एक मॉडल पेपर मैं लिखित का जल्द ही और देने वाला हूँ, तो लिखित वाले जितनी विश्वविद्यालय तो परेशान ना हो, एक लिखित मॉडल पेपर जल्द ही आने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए उसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताना था। ये भी प्रश्न आपका बढ़िया है। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए, इस पर भी कई डिबेट आपने देखी होगी, 2019 में ही पास हुई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ओके, एनआरसी, सीएए,
ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानना है, तो यही आपसे पूछा गया था। सेक्शन बी की बात की, देखिए यहाँ पर करंट इस जो इशू रहा है, चाहे EWS की बात की जाए, ठीक है, और चाहे धारा 370 के संबंध में बात की जाए, प्रश्न पूछा गया, या एक प्रकार से ये CAA को लेकर के प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपके थोड़ा करंट से रिलेटेड थे। तो आप ये समझ जाइए कि जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर होगा तो उससे आपके खास करके, और जब पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की बात होगी तो जो हाल ही के प्रोसेस है उनसे भी प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। सेक्शन बी यानी खंड बा की बात की है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपसे दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्द में आपका होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 5 प्रश्न करने होंगे। 7 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं 200 शब्दों में अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको 7 नंबर, मतलब 5 नंबर मिलेगा, सॉरी 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। देखिए इंडियन फेडरल सिस्टम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके आपकी परीक्षा के दृष्टि से, तो इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना करनी है। भारतीय संघीय विशेषता जो है वो बड़ी अच्छी व्यवस्था भी रही है, खास करके भारतीय संदर्भ में, ठीक है, और विदेशी संदर्भ में भी बहुत सारे जो है देश अपनाते हैं इसको, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। और मॉडल पेपर में मैंने बताया भी होगा, आप देखेंगे एक बार मॉडल पेपर। अगला प्रश्न आपका है, डिस्क्राइब द स्पेशल मेजर्स टेकन फॉर वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में महिलाओं के लिए किए गए विशेष उपायों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए संविधान में क्या क्या चीज़ें की गई हैं इसके बारे में आपको बताना है। वहीं चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्टेट द डिमेरिट्स ऑफ इंडियन इलेक्ट्रोरल सिस्टम। इलेक्ट्रोरल माने होता है निर्वाचन, तो भारतीय निर्वाचन प्रणाली के दोष बताना है हमको, ठीक है। भारतीय निर्वाचन प्रणाली के दोष, लाभ, इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, ठीक है। चुनाव की प्रमुख त्रुटियां क्या क्या होती हैं, निर्वाचन प्रणाली के कई सारे दोष भी होते हैं, ठीक है, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, इस पर मैं चर्चा करूँगा, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है, जानते हैं क्या मतलब है? इस वीडियो का बनाने का यही मतलब है कि आप ये जान सके कि आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, किस दिशा में ज़्यादा झुकाव है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई करप्शन, एक्सप्लेन इट्स केसेस, यानी भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताइए। भ्रष्टाचार के बारे में एक प्रश्न हमेशा आता है आपकी परीक्षा में, तो भ्रष्टाचार से रिलेटेड आपको चीज़ें, जो भारतीय संदर्भ में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें को पढ़ना चाहिए, और पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बड़ा अच्छा तरीके से हो जाएगा, ओके, बात ध्यान रखेंगे। और भ्रष्टाचार और भारत के संदर्भ में बात की है तो बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप सभी लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जो है रीजनलाइजेशन, यानी क्षेत्रवाद की जो समस्या है, इस पर भी मैंने चर्चा करी थी। क्षेत्रवाद की समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या भी रह रही है, और क्षेत्रता वाद के बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का अलग हो जाना भी एक प्रकार से इसका दुष्परिणाम है। इसके अलावा अस्थायी नेतृत्व और संगठनों का विकास होता है। भाषा की समस्या और जटिल हो जाती है, राष्ट्रीय एकता को चुनौती भी मिलती है इससे, ठीक है, कई सारी चीज़ें होती है। इसी प्रकार से जातिवाद है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, इन सभी से आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्षेत्रवाद को हम कैसे रोक सकते हैं, तो क्षेत्रवाद को रोकने के लिए केंद्रीय सरकार की नीति ऐसी बनाई जाए जिससे सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। दूसरी बात यह कि देश के सभी क्षेत्रों को आर्थिक सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए, तब जो है क्षेत्रीयता थोड़ी कम होगी। इसके अलावा भाषा संबंधी जो विवाद हैं उनका हल शीघ्र कर दें, ताकि जो है इसको और बढ़ावा ना मिले, जिससे क्या कारण से, देखिए भाषा जो होती है वो क्षेत्रीयता का भी एक जो है क्षेत्रवाद को उत्पन्न होने का एक कारण है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र की अपनी एक भाषा होती है, तो भाषा के क्षेत्र में कोई विवाद हो तुरंत हल कर दिया जाए। और इसके अलावा चौथी बात ये कि देश के किसी क्षेत्र में किसी भाषा को ज़बरदस्ती न लादा जाए। इसके अलावा प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का समान बर्ताव किया जाए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों से समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है, हर क्षेत्र से व्यक्ति जो है संसद में बैठे। इसके अलावा जहाँ तक संभव हो, व्यवहारिक हो, सभी क्षेत्रों, भाषाओं और जातियों की आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए। और इसके अलावा भारतीय संघ की जो संकीर्ण भावनाएं हैं उनको दूर करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, तब जो है
हम क्या कर सकेंगे, हम जो क्षेत्रवाद की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। पार्टी सिस्टम इंडिया के बारे में, इंडिया के पार्टी सिस्टम की अगर बात की जाए तो इंडिया में कई सारी पार्टियां हैं, बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है, आपको पता होगा इंडिया में, ठीक है, कई सारी प्रणालियां हैं और इसमें खास करके राजनीतिक दल बहुत सारे हैं और क्षेत्रीय दल भी है, और आप देखते हैं कि जो है दबाव समूह भी कार्य करते हैं भारत में। तो भारत में दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन आपसे कह रहा है करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया था। 8वां प्रश्न क्या है भाई, 8वां प्रश्न है कि डिस्क्राइब द डीमेरिट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। मत व्यवहार के निर्धारण तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी मत व्यवहार में जो तत्व एक प्रकार से खास करके तत्व जो है वोट देने के लिए जो रिलेटेड है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि मत व्यवहार के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे 9वां नंबर पूछा गया था कि थ्रो लाइट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिवेंशंस रिगार्डिंग रिजर्वेशन। आरक्षण संबंधी प्रावधानों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, आरक्षण संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है उन पर आपको प्रकाश डालने का लेकर के पूछा गया था, 200 शब्दों में लिखना था। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछा गया, देखिए सेक्शन सी से यानी खंड सा से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया, नोट में लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। यानी कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए, ठीक है। आपसे यहाँ पर 4 प्रश्न पूछेगा, 4 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगर ऐसा आपने किया अच्छे तरीके से तो आपको 10 नंबर मिलेगा एक प्रश्न के उत्तर करने के लिए, ठीक है। 4 प्रश्न में से केवल 2 प्रश्न छांट करके करने हैं जो कि आपको आ रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। निश्चित तौर पर यह बड़ा बढ़िया प्रश्न है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहा प्रश्न है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस प्रश्न को एकदम से रट लीजिएगा। प्रश्न क्या आपसे पूछा गया भाई, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है इस पर इसकी जो विशेषताएं हैं इसकी विशेषताओं के बारे में हमको लिखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 11वां नंबर, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया। यानी कि भारत में राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। राष्ट्र निर्माण में बहुत सारी चुनौतियां आई भी थी और आज भी हैं। आप देखते हैं चाहे क्षेत्रवाद की बात की जाए, चाहे अन्य किसी चीज़ों की बात की जाए, राष्ट्रवाद की, क्षेत्रवाद की बात की जाए, जातिवाद की बात की जाए, संप्रदायवाद की बात की जाए, भाषावाद की बात की जाए, ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं जो है राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न करते, तो तमाम सारी चुनौतियां और भी हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे 12वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि डिस्क्राइब द केसेस ऑफ पॉलिटिकल जो है डिफेक्शन इन इंडिया, व्हाट इफर्ट वर मेड टू स्टॉप डिफेक्शन। यानी भारत में राजनीतिक दल बदल के कारणों का वर्णन कीजिए। दल बदल को रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से रिलेटेड है और उसमें आप देखेंगे कई सारे प्रावधान भी किए गए हैं इसको लेकर के। 13वां प्रश्न आप देखेंगे बहुत सारे कानून भी बने दल बदल को लेकर के। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए। और भारत में आप देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था है भी इस समय, मतलब पंचायती जो पंचायत होती हैं और ख़ास करके आप देखते हैं शहरी निकाय के लिए अलग है और जो है गांव के लिए अलग व्यवस्था है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ऑलरेडी चर्चा करे हैं हमने मॉडल पेपर में, आप देखेंगे। और बाकी मैं एक मॉडल पेपर बनाऊंगा उसमें इन सभी प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास रहेगा और इसमें उत्तर बताने का प्रयास मैं पूर्ण रूप से करूंगा। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न पूछे गए थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण थे। बाकी आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर मैंने ये BA BSc का सभी का था। जियोग्राफी में चूँकि BSc भी होती है और BA भी होता है, इसीलिए जियोग्राफी BA वाले भी देख सकते हैं, BSc वाले भी। मैं आपको बताऊं कि जियोग्राफी जिन्होंने लिया है उनका पेपर मैंने डाल दिया यूट्यूब पर, आप देख लेंगे, इसका पेपर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको, मॉडल पेपर भी मिला डाला हुआ है, ठीक है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का भी लिखित का भी। तो इसमें क्वेश्चन पेपर मैंने बताया है ये जियोग्राफी का। एजुकेशन का आपका जो है आज ही मैं एजुकेशन का भी दे दूंगा, ओके। तो चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। और सोशियोलॉजी का जो पेपर हुआ है आपका, सोशियोलॉजी SOC 101, ये भी आप मैंने सॉल्व करवा दिया है। और SOC जो आपका 201
और 202 भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। और वो आज वीडियो जो होगी रात के 9 बजे से, मतलब रात के 8 बजे से आपकी लाइव होगी वह वीडियो, जो सोशियोलॉजी का जो DDU का पेपर हुआ पेपर 2, ठीक है, वो लाइव होगी। सॉल्व मैंने कल रात में ही कर लिया था। अब वो वीडियो जो होगी आपकी रात में चलेगी कब से भाई, रात में आपकी 8 बजे से प्रारंभ हो गई क्लास, ठीक है। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। गुड नाइट, आई लव यू।